पार्ट नंबर 16 पेशकश मीरे कारवान। मजीद किताबों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं एक बार फिर चौंक गया। ठाकुर भी गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। बलवंत सिंह ने बताया कि उसका गुरु बदेशी साधु है और बहुत पहुंचा हुआ है। पंडित सोबराज कह रहा था। उसने बताया कि उनके बाज दुश्मन उनके पीछे लगे हुए हैं, जो उन्हें जान से मार देना चाहते हैं और चंद रोज यहाँ रहेंगे और फिर चले जाएंगे। उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने किसी को उसकी असलियत बताई तो वो मुझे चित्तौड़गढ़ में लड़की के कत्ल के सिलसिले में पकड़वा देगा। वो कल रात यहाँ से चले गए थे। कहाँ गए थे? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने किसी को इनके बारे में कुछ बताया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोबराज ने जवाब दिया। देखो पंडित जी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि उनके साथ वो विदेशी गुरु कौन है, लेकिन उनका गुरु दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। उनके गुरु ने अब तक बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। बलवंत सिंह के हाथ भी कई बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। एक तरफ पुलिस उनकी तलाश में है और दूसरी तरफ हम। अगर तुम हमें उनके बारे में बता दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना तुम मुझे देख चुके हो। मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना सकता हूँ। वैसे तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा था? चित्तौड़गढ़ में, कॉलेज की तालीम के दौरान। सोबराज ने जवाब दिया। तुम बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो। मैंने कहा, अगर तुम इन सलाहियतों को मुस्बत कामों में इस्तेमाल करते तो तुम्हारी बहुत इज्जत होती और नाम भी। बहरहाल कहाँ हैं ये लोग? मैं नहीं बताऊंगा, सोबराज ने जवाब दिया। तुम फिर अड़ गए हो? मैंने उसे घूरा। एक और बात बताऊं तुम्हें? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बलवंत सिंह का गुरु वो विदेशी साधु हिंदू नहीं मुसलमान है। तुम्हारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं और बलवंत सिंह को भी उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके साथ वो खूबसूरत लड़की उनकी रखेल है। क्या तुम अपने धर्म की ये तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो? मेरा ये हरबा कारगर साबित हुआ। उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। मैं उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा सकता था कि उसके दिमाग में हलचल सी मच गई है। ठीक है, वो अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए शिकस्त हुर्दा से लहजे में बोला, मैं बता दूंगा कि वो लोग कहाँ हैं। बताओ, जल्दी करो, मैंने कहा, और उसी वक्त मेरे हाथ पर पानी का छींटा पड़ा। मैंने सर उठाकर देखा। आसमान पर गहरे बादल थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं, ठाकर ने कहा और मेरा हंजर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने झुककर जीन्स का पांचा उठाया और हंजर को पंडली में बंधे हुए चमड़े के होल्स्टर में डाल दिया। पंडित सोबराज की पेशानी से अगरचे खून रिसना बंद हो गया था, मगर पेशानी पर तकलीफ हो रही थी। उसके बदन पर भी कांटों से कई हराशें आई थी। इससे पहले जमीन पर पड़ा हुआ अपना थैला उठाकर उसने कंधे पर डाला, फिर झाड़ी में पड़ी हुई चादर उठाकर बदन पर डाल दी। बारिश की बूंदें अब तेजी से गिर रही थी। हम दौड़कर गाड़ी में बैठ गए और दरवाजे बंद करके शीशे चढ़ा दिए। ठाकर ने इंजन स्टार्ट करके एसी चला दिया और गाड़ी को हरकत में ले आया। गाड़ी का रुख शहर की जानिब था। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पिछली सीट पर बैठे हुए पंडित ने पूछा। उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। शहर, ठाकुर ने जवाब दिया। बारिश में यहाँ वीराने में खड़ा रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन इत्मीनान रखो, हम तुम्हें वापस बस्ती में छोड़ देंगे। गाड़ी मुनासिब रफ्तार से चलती रही। इसके साथ हमसे पंडित सोबराज से सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रखा। उसके कहने के मुताबिक सारसिका से तकरीबन 20-22 मील आगे एक कस्बा है। उससे मजीद 15 मील आगे अलोर नामी कस्बा है। ये दोनों कस्बे तारीखी इमारत की वजह से खासी अहमियत और शोहरत रखते हैं। सलरत और अलोर नामी कस्बे का दरमियानी इलाका छोटे छोटे टीलों और पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इन दोनों शहरों के बीच में एक रास्ता दाईं तरफ को निकलता है। इस रास्ते पर 3 मील आगे जाकर टीलों का सिलसिला खत्म हो जाता है और उसके आगे
रेगिस्तान है। लेकिन 1 मील मजीद आगे जाने के बाद सुर्ख पहाड़ियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इन पहाड़ियों में बेशुमार छोटे छोटे गार हैं, लेकिन पहाड़ी सिलसिले के वस्त में एक बहुत बड़ा गार ऐसा भी है जहां काली का मंदिर बना हुआ है। साल भर ये रास्ता, मंदिर और गार वीरान रहते हैं। कभी कभार कोई यात्री उस तरफ चला जाता है, लेकिन साल में एक मर्तबा वो मंदिर और उसके आसपास के गार आबाद हो जाते हैं। इन दिनों यहाँ मेले का सा समा होता है। उन दिनों काली को मानने वाले यात्री हिंदुस्तान के कोने कोने से, बल्कि दूर दराज के मुल्कों से भी यहाँ आते हैं। ये मेला 7 दिन जारी रहता है और इन 7 दिनों में 3 गार वाले मंदिर में काली के चरणों में 3 इंसानी जानों की भेंट चढ़ाई जाती है। लेकिन मैंने तो सुना है कि इंसानी जानों की भेंट पर पाबंदी है और वो रस्म खत्म की जा चुकी है। मैंने इसके खामोश होने पर कहा, पाबंदी तो सती की रस्म पर भी है, लेकिन चंद रोज पहले हमने अपने गांव में वो रस्म अदा की। पंडित सोबराज ने कहा। उसी लहजे में जवाब दिया जैसे एक जिंदा औरत को चिता में जलाकर उसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। अलोर की पहाड़ी में हर साल मेला लगता है और काली के चरणों में 3 इंसानों की भेंट दी जाती है। ये सिलसिला जारी है और इसमें कभी नागा नहीं हुआ। क्या तुम भी कभी वहां गए हो? मैंने पूछा। 1 मर्तबा गया था। पंडित ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर मुझे मंदिर में काली की मूर्ति के करीब आने का मौका नहीं मिला। बहुत रश होता है वहां। क्या सरकार को मालूम नहीं? कि सरकार सब जानती है। उसने मेरी बात काट दी। लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हजारों लोग होते हैं। गांव देहातों के आम मेलों ठेलों में पुलिस भी होती है ताकि कोई हंगामा ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन पहाड़ों में काली के उस मेले में कोई पुलिस वाला नहीं होता। पुलिस उधर का रुख ही नहीं करती। तो तुम ये कहना चाहते हो कि बलवंत सिंह अपने गुरु यानी विदेशी साधु के साथ वहीं गया है? मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। हाँ, वो लोग वहीं गए हैं। पंडित ने जवाब दिया। मेला अगरचे 15 तारीख के बाद शुरू होने वाला है, इससे 1 हफ्ता पहले लोग उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई इससे पहले भी वहां जाना चाहे तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? बारिश तेज हो चुकी थी। रास्ता पहले ही खराब था। बारिश की वजह से और गड़बड़ हो गई थी। अंदेशा इस बात का था कि पहिए दलदल में न धंस जाए। ठाकुर बहुत मोहतात अंदाज में ड्राइव कर रहा था और बिलाहिर कच्चे के इलाके से निकलकर सारस्का शहर के नवा में पुख्ता सड़क पर जमा हो गए। उसके साथ ही ठाकर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और शहर की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए हम अपने हट की तरफ निकल आए। बमला, रूपमती और जानकी बरामदे में बैठी बारिश से लुत्फानंदोज हो रही थी। हमारे साथ एक पंडित को गाड़ी से उतरते देख वो तीनों चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। वो तीनों हमारे साथ ही अंदर आ गई। पंडित सोबराज पल के झपक झपक कर उन तीनों को देख रहा था। ठाकुर ने उसे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और रूपमती को चाय बनाने को कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। तुम लोग मुझे यहाँ ले आए हो? पंडित सोबराज ने मेरी तरफ देखा। राजा इंदर के अखाड़े में, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखो कितनी हसीन देवियां हैं यहाँ। आराम से बैठे आंखें सेंकते रहो। अभी थोड़ी देर में चाय बन जाएगी तो कलेजे की सुकाई भी हो जाएगी। पंडित की आंखों में उलझन सी उतर आई। ये कौन है? जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। पंडित सोबराज बहुत पहुंचे हुए महापुरुष इंसान है, मैंने जवाब दिया। ये ओम लबादा ओढ़ने से पहले बड़े रंगीले आदमी हुआ करते थे। अपने दोस्तों के साथ हर रात किसी न किसी लड़की को ले उठते थे। आखिरी लड़की इनकी ज्यादतियों को बर्दाश्त न करते हुए जान से गुजर गई और ये चित्तौड़ सिंह से ऐसे भागे कि आज तक पीछे पलट कर नहीं देखा। और कौन कह सकता है कि वो इन महाशय के लिए आखिरी लड़की थी? चित्तौड़गढ़ से भागने के बाद इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वहां लड़कियों की तो कमी थी नहीं। इन्होंने दासियों से खूब खूब सेवा करवाई होगी। इन महाशय के बारे में एक और अहम बात ये कि ये दारा और बलवंत सिंह के बारे में भी जानते हैं। क्या? जानकी उछल पड़ी। किचन में खड़ी रूपमती ने भी ये बात सुन ली थी
और वो भी खिड़की से झांक कर देख रही थी। हाँ, मैंने कहा, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने हमें बता दिया है कि दारा और बलवंत सिंह से कहाँ मुलाकात हो सकती है, और इनका एक और कारनामा ये भी है कि जो चंद रोज पहले धूलपुर में उस औरत को सती करने में इन्होंने अहम रोल अदा किया था। क्या जानकी एक बार फिर उछल पड़ी। हाँ, ये लकीर के फकीर हैं। इन्हें धर्म में तब्दीलियां पसंद नहीं। मैंने कहा, इन्हीं के विचार से मुतासर होकर धूलपुर के सीधे साधे और मासूम देहाती उस औरत को चिता में जिंदा जलाने पर तैयार हो गए थे। बमला और जानकी इंतहाई परेशान नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उन्हें मेरी बातों पर कोई शुबा नहीं था। हिंदुस्तान में ऐसे कट्टर, जुनूनी और इंतहा पसंद हिंदुओं की कमी नहीं। पंडित और पुंजारी धर्म को अपने घिनौने मकसद के लिए तरह तरह से इस्तेमाल करते थे और इससे सभी लोग वाकिफ थे। सामने बैठे हुए पंडित सोभराज की खामोशी मेरी बातों की तस्दीक कर रही थी। रूपमती ने चाय के कप मेज पर रख दिए। चाय पियो पंडित जी। मैंने एक कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पिर्च पकड़ी तो उसमें रखा हुआ कप थर थर कांपने लगा। पंडित सोभराज के हाथ कांप रहे थे। घबराओ नहीं पंडित जी, यहाँ हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बमला, पंडित जी को पानी पिलाओ। मैंने कहा। बमला दौड़कर पानी ले आई। गिलास भी पंडित जी के हाथों में थर थरा रहा था। पानी पीने के बाद उसे किसी हद तक अपने आप पर काबू पा लिया था। वो यकीनन पछता रहा होगा कि उसने अपने माजी के बारे में हमें क्यों बताया, लेकिन उस वक्त मैं उससे जो सवाल कर रहा था और मैंने उसकी माजी की बारे में एक एक बात उसके हलक से उगलवा ली थी। चाय पीने के दौरान ही ठाकुर भी आ गया। बमला वगैरह भी हमारे करीब बैठी हुई थी। वो भी पंडित से बातें करने लगी। पंडित सोभराज को कुछ हौसला मिला और उसने अपने ख्वास पर काबू पा लिया। मेरे माथे पर कुछ लगा दो महाराज, बहुत तकलीफ कर रहा है। उसने ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठाकुर की बात पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। मैंने पंडित की तरफ देखा, लेकिन उसने शायद इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हम बातें कर रहे थे कि बाहर कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। सिर्फ 1 मिनट के बाद इंस्पेक्टर पांडे 2 कांस्टेबलों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उन्हें देखकर पंडित सोभराज चीख उठा। उसने सोफे से उठकर पिछली तरफ छलांग लगाने की कोशिश की थी, मगर ठाकुर ने उसकी टांग पकड़ ली और वो सोफे समेत पीछे उलट गया। फिर पुलिस वालों ने इसे हिलने का मौका नहीं दिया। बड़ा अन्याय किया आपने महाराज, पंडित सोभराज ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला। और तुमने जिंदगी में अब तक जो कुछ किया है वो न्याय था, ठाकुर ने जवाब दिया और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर पांडे, इससे आपको और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं और ये आपको बहुत कुछ बताएगा। इंस्पेक्टर ने शुक्रिया अदा किया और वो लोग पंडित सोभराज को लेकर चले गए। मैं उलझी हुई नजरों से ठाकुर की तरफ देखने लगा। मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था। वो मेरी निगाहों का मतलब समझते हुए बोला। बाहर जाकर मैंने गेस्ट हाउस के टेलीफोन से इंस्पेक्टर पांडे को इत्तला दे दी थी। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं भी हैरान था कि पुलिस अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई। हम देर तक पंडित सोभराज की बातें करते रहे। क्या तुम्हारे ख्याल में पंडित ने दारा और बलवंत सिंह के बारे में गलत बयानी से काम नहीं लिया होगा? अपने आप को बचाने के लिए उसने हमें गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की होगी, ठाकुर ने कहा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, मैंने जवाब दिया। वो जिस सूरत हाल से 2-4 है उसके तहत वो झूठ नहीं बोल सकता। और फिर दारा और बलवंत को किसी ऐसी ही जगह पर पनाह मिल सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और वाकई हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। हमें तो ये भी मालूम नहीं था कि इन पहाड़ियों में काली का कोई मंदिर है जहां इंसानी जानों की भेंट दी जाती है। इंसानी जानों की भेंट? रूपमती उछल पड़ी। हाँ, पंडित सोभराज ने बताया था कि अलोर के करीब पहाड़ियों में काली का कोई मंदिर है जहां हर साल मेला लगता है और 1 हफ्ते के दौरान में कम से कम 3 इंसानों को काली के चरणों में कुर्बान किया जाता है। और पंडित के कहने के मुताबिक
दारा और बलवंत सिंह उसी तरफ गए हैं। उनके साथ कोई लड़की भी हो सकती है। तो फिर हमें कल सुबह ही उनके ताक़ुब में रवाना हो जाना चाहिए। जानकी बोली, अभी नहीं। ठाकुर ने जवाब दिया, अभी वो जगह वीरान है, उन्हें हमारी आमद का पता चल जाएगा। 2-4 दिन बाद जब यात्रियों की आमद शुरू होगी तो हम भी पहुंच जाएंगे। बारिश रुक गई थी। हम हट से निकलकर लॉन में आ गए। धुले और निखरे हुए पौधे बड़े भले लग रहे थे। बारिश से मौसम भी हासा खुशगवार हो गया था। शाम 7 बजे के करीब ठाकुर और रूपमती खाना लेने के लिए शहर की तरफ चले गए। अगरचे किचन में पूरा राशन और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और 3 औरतें भी थीं, लेकिन ये तीनों सिर्फ चाय और काफ़ी बनाने की हद तक ही रही थीं। हट का मुलाजिम अभी तक अस्पताल में पड़ा था। अगर वो होता तो हमें खाने की परेशानी ना होती। जानकी, बमला और मैं लानी में बैठे रहे। 8:30 बज गए। रूपमती और ठाकुर अभी तक वापस नहीं आए थे। मेरा ख्याल था वो शंकर और भगत वगैरह को देखने अस्पताल चले गए होंगे। 9 बजे के करीब पुलिस की एक जीप हट के सामने आकर रुकी तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। जीप में सिर्फ ड्राइवर था। वो उतरकर तेज-तेज कदम उठाता हुआ हमारी तरफ आ गया। ठाकुर की मोटर का एक्सीडेंट हो गया है। इंस्पेक्टर पांडे ने आपको अस्पताल बुलाया है, ड्राइवर ने करीब पहुंचकर कहा। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। जानकी और बमला भी उछल पड़ी थी। उन दोनों के चेहरे एकदम धुआं धुआं हो गए थे। ओह, मैं बोला, कैसे हैं वो दोनों? आप अस्पताल चलकर देख लीजिए, ड्राइवर ने जवाब दिया। मेरा दिमाग घूम रहा था। दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे। अगर कोई मामूली हादसा होता तो पुलिस के ड्राइवर को भेजकर हमें न बुलवाया जाता। इसका मतलब था कि हादसे की नौयत कुछ ज्यादा ही संगीन थी। जानकी ने हट का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और हम दौड़कर जीप में सवार हो गए। ड्राइवर हमसे पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुका था। अस्पताल के रास्ते में सड़क का एक मोड़ घूमते हुए मुझे ठाकुर की पिजारो नजर आ गई। वो बिल्कुल पिचकी हुई थी। उससे मुझे हादसे की संगीनी का अंदाजा हो गया। अस्पताल में ठाकुर एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके सर पर और बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो होश में ही था। हमें देखते ही वो उठ गया। करीब खड़ी हुई नर्स ने उसे दोबारा लटाने की कोशिश की, मगर ठाकुर ने उसका हाथ झटक दिया। ठाकुर को देखकर मुझे कदरे इत्मीनान हुआ। उसकी हालत ज्यादा तशवीशनाक नहीं थी। ये सब कैसे हुआ ठाकुर? रूपमती कहाँ है? कैसी है वो? मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। वो ऑपरेशन थिएटर में है। उसकी हालत अच्छी नहीं है। उसका बहुत खून जाया हो चुका है। अगर उसे खून न मिला तो वो मर जाएगी, ठाकुर ने कहा। मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ भाग खड़ा हुआ। डॉक्टर थिएटर के सामने वाली राहदारी में मिल गया। उसने बताया कि रूपमती को खून की अशद जरूरत है। ये कोई बड़ा अस्पताल नहीं, यहाँ ब्लड बैंक नहीं था और ना ही शहर में कोई ब्लड बैंक है यहाँ से खून हासिल किया जा सके। मेरा खून ले लो डॉक्टर, मैंने बाजू आगे कर दिया। मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लो और रूपमती की जिंदगी बचा लो। पहले ग्रुप टेस्ट करना होगा, डॉक्टर बोला। मेरे साथ आइए। बमला, जानकी और ठाकुर भी वहां पहुंच गए और हमारे साथ वो भी लेबोरेटरी में आ गए। पहले जानकी और बमला ने अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया। उसके ग्रुप मुख्तलिफ थे और खुशकिस्मती से मेरा ब्लड ग्रुप रूपमती के खून से मिल गया। मुझे बेड पर लटा दिया गया और तमाम इंतजामात मुकम्मल होने के बाद नीडल मेरी नस में लगाई गई तो अचानक ही मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मैंने बाजू में लगी हुई सुई खींची और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं रूपमती को अपना खून नहीं दूंगा। क्या? ठाकुर मेरी तरफ देखकर चीहा। उससे शायद मेरी बात का यकीन नहीं आया था। मैं रूपमती को अपना खून नहीं दे सकता ठाकुर। उसकी जिंदगी बचाने के लिए कोई और बंदोबस्त करो, मैंने कहा। ये क्या कह सकते हो तुम? ये क्या कह रहे हो? ठाकुर बोला। तुम रूपमती को खून देने से इनकार कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि तुम उसकी जिंदगी बचा सकते हो। नहीं ठाकुर, मैं अपना खून नहीं दे सकता, मैंने जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसे मौके पर रूपमती की मदद करने पर इनकार कर दोगे।
ठाकुर ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, वो रूपमती है, उसे तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या मुसीबतें नहीं झेली उसने तुम्हारे लिए। और अब जबकि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है तो तुम पीछे हट रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा एहसान फरामोश नहीं समझता था। ठाकुर जज्बात में आ रहा था। अगर रूपमती को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। रूपमती को बुझा लो। वजदान, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता बचा लो इसे। वो मेरे दोनों बाजू को पकड़कर झंझोड़ने लगा। मैं रूपमती को अपना खून नहीं दे सकता ठाकुर, मैंने जवाब दिया। और ये बात कहते हुए मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले रहा हो। बताओ ठाकुर, बताओ कि मैं रूपमती को अपना खून क्यों नहीं दे सकता। बमला भी चौंक गई और फिर शायद बात उसकी समझ में आ गई। वो ठाकुर को हाथ से पकड़ खींचते हुए एक तरफ ले गई। चंद मिनट बाद ठाकुर वापस मुड़ा और मेरी आंखों से बहने वाले आंसू देखकर मुझसे लिपट गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हिचकी जब्त कर सका था। मैं एहसान फरामोश और नमक हराम नहीं हूं ठाकुर, मैंने भी उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। तुम लोगों के एहसानात तुम्हें मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। तुम लोगों के लिए तुम्हें अपनी जान तक देने को तैयार हूं, लेकिन मैं रूपमती को अपना खून नहीं दे सकता। मेरे खून का पहला कतरा उसके खून में शामिल होते ही वो खत्म हो जाएगी। मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि जिंदगी के इस नाजुक तरीन लम्हात में अपनी मोहसना के काम नहीं आ सकता। मैं समझ गया हूँ, ठाकुर ने मेरी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। बमला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने तुम्हें गलत समझा और कुछ सख्त शब्द कह दिए थे। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, माफी तलाफी बाद में होती रहेगी। मैंने अपने आप को उससे अलग करते हुए कहा, पहले हमें रूपमती की जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक एक लम्हा कीमती है। समझ में नहीं आता क्या करें। ठाकुर बोला, यहाँ कोई ब्लड बैंक भी तो नहीं है। जयपुर के किसी ब्लड बैंक से खून मंगवाया जाए तो उसमें कई घंटे लग जाएंगे, और उस वक्त तक रूपमती नहीं, हम रूपमती को मरने नहीं देंगे। मैंने उसकी बात काट दी। ये इतना बड़ा शहर है, हजारों लोग आबाद हैं यहाँ, किसी एक आदमी के खून का ग्रुप तो मिल जाएगा। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ अस्पताल के बरामदे में गया। बरामदे के सामने वसी और इस कंपाउंड था जिसमें चंद सायादार दरख्त भी थे, जिनके नीचे लोगों के बैठने के लिए कंक्रीट की बेंचें रखी हुई थी। इन बेंचों पर भी लोग बैठे हुए थे। बरामदे में और आस पास बहुत सारे लोग मौजूद थे। 6-7 आदमी एक जगह पर झुंड की सूरत में खड़े थे, और उस झुंड में इंस्पेक्टर पांडे भी नजर आ गया। वो इस हादसे के 2 चश्मदीद गवाहों के बयान नोट कर रहा था। भाइयों, जरा मेरी बात गौर से सुनो, मैंने फौरन फेफड़ों की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए कहा। लोग फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। इंस्पेक्टर पांडे भी मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा। एक इंसान मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। हादसे में जख्मी होने वाली देवी को खून की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप उससे मिल जाएगा। हम खून की एक बोतल के लिए मुंह मांगे कीमत देने को तैयार हैं। कीमत नहीं तो इंसानी हमदर्दी के नाते। खून की एक बोतल उस इंसान की जिंदगी बचा सकती है। इंस्पेक्टर पांडे मेरे करीब आ गया और लोगों को मुखातब करते हुए बोला, ये वो अजीम इंसान है जिसने इस शहर को और दूर दराज के कस्बों और देहातों में रहने वाले लोगों को गंगोली चौधरी जैसे अफरीद से निजात दिलाई है। यही है वो मेहमान आदमी जो गंगोली जैसे राक्षस के मुकाबला करने के लिए अकेला जंगल में घुस गया था। इसने गंगोली चौधरी और उसके ग्रोह का खात्मा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। और आज वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर दोबारा बात जारी रखते हुए बोला, और आज अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस महान आदमी पर साबित कर दो कि हम भी एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं अपने आप को पहले ही पेश कर चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरा ब्लड ग्रुप उस देवी के खून से नहीं मिलता। तुम लोगों में से कौन है जो इस देवी की जान बचाने के लिए अपना खून दान कर दे? तकरीबन 1 दर्जन आदमी हमारे सामने आ गए। वो किसी कीमत के बगैर खून देने को तैयार हो गए थे। बहुत सारे लोग उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने सिर्फ सुना था
कि हिम्मत सिंह नामी किसी सूरमा ने गंगोली चौधरी को ठिकाने लगाया और अब वो सूरमा उनके सामने खड़ा था। लोग आगे बढ़ बढ़ कर इसे हाथ मिला रहे थे, मेरे हाथों पर और मेरे पेशानों पर बोसे दे रहे थे। और फिर ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि अस्पताल के कंपाउंड में मौजूद हर शख्स रूपमती की जिंदगी बचाने के लिए खून देने को तैयार था। ये तो चमत्कार हो गया हिम्मत सिंह, ठाकर मुझे पकड़कर एक तरफ ले गया। मैंने बहुत सारे लोगों के सामने हाथ जोड़े थे, मगर कोई खून का एक कतरा भी देने को तैयार नहीं था। ये इंस्पेक्टर का पांडे का चमत्कार है, मैंने जवाब दिया। अगर वो मेरे नाम के साथ गंगोली चौधरी का हवाला न देता तो शायद कोई भी आगे ना आता। अब तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो और मैं अपने खुदा से दुआ करता हूँ कि रूपमती बच जाए। मैं भी खुदा ही से दुआ मांगता हूँ और मुझे यकीन है खुदा हमें मायूस नहीं करेगा, ठाकर ने जवाब दिया। 1 घंटे बाद रूपमती को खून की पहली बोतल लग चुकी थी। 6 आदमी का ब्लड ग्रुप मिल गया था, जिनमें से 4 को रोक लिया गया और बाकी सबको रुखसत कर दिया गया। जिन दूसरे आदमी को रुखसत किया गया था उन्होंने अपने घरों के पते दे दिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी वक्त बुलाया जा सके। हमें ऑपरेशन थिएटर में फिलहाल जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एक डॉक्टर को शायद ठाकुर का ख्याल आ गया और वो उसे पकड़कर एक कमरे में ले गया और नर्स को सख्ती से हदायत की कि उसे कमरे से बाहर ना निकलने दिया जाए। उसने ठाकुर को बेड पर लटा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मेरी चिंता मत करो, ठाकुर ने कहा। आपने बहुत हंगामा कर लिया ठाकुर जी, अब आपको आराम की जरूरत है, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। देवी जी की चिंता आप बिल्कुल न करें, ब्लड का बंदोबस्त हो गया है, आधा खतरा टल गया है, वो ठीक हो जाएंगी। और आप लोग, उसने बारी बारी हमारी तरफ देखा, आप लोगों ने बेड से न उठने दे। नर्स बाहर निकली तो जानकी मुझे भी हाथ से पकड़कर बाहर ले गए। तुमने रूपमती को अपना खून देने से इनकार क्यों किया था? वो राहदारी में एक जगह रुक कर बोली, तुम तो खून देने के लिए लेट गए थे, फिर अचानक क्यों भाग खड़े हुए? बात यह है जानकी, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम्हें याद है शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग के दौरान मैं जब सुबह सवेरे मास्टर हिंगपाई के साथ पहाड़ी पर योगा मश्क किया करते थे और एक रोज मास्टर हिंगपाई ने अपने आप को सांप से डसवाया था और वो सांप मर गया था। जानकी ने मेरा जुमला मुकम्मल किया। हाँ, मैंने कहा, बाज हास जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से मास्टर हिंगपाई के खून में इतना जहर भर गया था कि नहायत जहरीला सांप भी उसे डसते ही मर गया था। मगर तुम, क्या तुम भी? जानकी की आंखें वहशत से फैलती चली गईं। हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें याद होगा कि कुछ अरसे तक खाने में सुबह कोई ऐसी चीज भी मुझे दी जाती थी जिसके लिए तुम्हें मना कर दिया जाता था। इस खुराक में मुझे वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल कराई गई थी जिससे मेरे खून में जहर शामिल हो गया था। तुमने मुझसे कभी इसका तस्करा नहीं किया था और गालबन बमला को बता रखा था और उसी ने ठाकर को अलग ले जाकर बताया होगा। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। हमें शाओलिन टेम्पल से आए हुए अरसा हो चुका है, लेकिन मुझसे इस सिलसिले में कभी बात नहीं की। और बमला से 4 दिन की दोस्ती में तुमने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आखिर इस छोकरी में ऐसे क्या सरहाब के पर लगे हुए हैं कि तुमने इसके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी? तुम फिर पटरी से उतर रही हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठाकुर पर भी ये इंकशाफ सिर्फ 3 दिन पहले हुआ था। मुझ पर भी ये इंकशाफ सिर्फ 3 दिन पहले हुआ था, जब इंस्पेक्टर पांडे और बमला की मौजूदगी में जंगल में एक ब्लैक कोबरा ने मुझे डस लिया और वो बेचारा खुद ही अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ओह, जानकी चौंक सी गई। अगर मैं खुद अपनी जुबान से कहता कि मेरे खून में जहर मिला हुआ है तो ठाकर मेरी बात का यकीन ना करता। इसलिए मैंने बमला से कहा था कि वो ठाकर को बता दे। मैंने कहा, ये तो बड़ी ही संगीन सूरत हाल है। जानकी देवी बोली, कभी मुझे तुम्हारे खून की जरूरत पड़गी तो? तुम्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैंने उसकी बात काट दी। चलो अब अंदर चलें, मैंने ठाकर से कुछ पूछना है। हम कमरे में आ गए। कमरे में एक स्टूल और 2 कुर्सियां थीं। एक कुर्सी पर बमला बैठी हुई थी। हमें देखकर वो कुर्सी से उठकर स्टूल पर आ गई। हाँ मेरे दोस्त,
अब बताओ, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने ठाकर के सामने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैंने रास्ते में आते हुए तुम्हारी गाड़ी देखी थी, उसका अगला हिस्सा तो बिल्कुल पिचका हुआ है। मुझे हैरत है कि इस कदर खौफनाक हादसे के बाद हम जिंदा कैसे बच गए। ठाकर ने मुस्कुराते हुए मेरी बात पूरी कर दी और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, बारिश की वजह से सड़कें भीगी हुई थी और मेरी गाड़ी ज्यादा तेज रफ्तारी से नहीं चल रही थी। एक मोड़ पर मैंने जैसे ही गाड़ी घुमाई, मोहाले समझ से एक तेज रफ्तार ट्रक को आते देखकर मैंने पूरे जोर से ब्रेक लगा दिए। मेरी तरफ का दरवाजा शायद लॉक नहीं था। झटका लगने से दरवाजा खुल गया और मैं नीचे गिरकर सड़क पर लुढ़कता चला गया। पीछे से आने वाली एक कार मुझसे टकराकर रुक गई और वो ट्रक जोरदार टक्कर से पिजारों को घसीटता हुआ दूर तक ले गया। अब फिर उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। सर पर लगने वाली चोट ने मुझे बेहोश कर दिया था। यहाँ अस्पताल में होश आया और मुझे बताया गया कि मेरे साथ पिजारों में सवार औरत की हालत बहुत नाजुक है। खून बहुत ज्यादा जाया हो जाने की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई है। इस दौरान में पुलिस भी पहुंच गई। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।